प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह, बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत के अलावा कांग्रेस सांसद जगदंबिका पाल भी कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में भी नजर आने लगी है दिक्कतें। लालू के तीखे बोल, कहा गठबंधन नहीं अब होगा लठबंधन। एक तरफा घोषणा में कांग्रेस को दिया 11 सीटों का ऑफर। यशोव्रत राय वाकई अदालत को गुमराह कर रखे थे, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने खोली पोल, कहा अस्पताल में भर्ती नहीं थी उनकी मां। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी। लिस्ट में 20 नए नाम। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से महेंद्र सिंह तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आनंद कुमार लड़ेंगे चुनाव। और यूपी में आम आदमी पार्टी ने फूका चुनावी बिगुल, कौशाम्बी के रोड शो का आगाज। 3 दिनों तक रोड शो कर दिखाएंगे दम। गांधी ने चंपारण में अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी। आज यहां से जुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से जुगल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान का। विपक्ष के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को निकालो, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक सोच है। ये सोच हमारे दिल में है। मुकेश अंबानी की एक जेब में मोदी है, मुकेश अंबानी की दूसरी जेब में राहुल गांधी है। दोनों को मुकेश अंबानी पैसे देता है। खुला हाथी लाख का और ढका हाथी 1.25 लाख का। जी हां, लोकसभा चुनाव का चक्रव्यूह तैयार है। चुनावी चौसर बिक चुकी है। प्यादों से लेकर वजीर तक अपनी चाल चलने को तैयार है। राजनीति के खिलाड़ी जनता के बीच अपनी जमीन तलाशने में लगे। एक तरफ कांग्रेस को कोसकर मोदी मिशन 272 पूरा करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस का कुनबा बचाने की जिम्मेदारी है। वहीं पहली बार सियासी मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल दोनों को आईना दिखा रहे हैं। इनके अलावा क्षेत्रीय दलों के अपने मंसूबे। दिल्ली की गद्दी के लिए हर तबके का साथ जरूरी है, इसीलिए जोड़ तोड़ की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। मुद्दों की बहस में सबसे पहले आज हम बात करेंगे दलितों पर मचे दंगल की। जीत के लिए सभी दल की नजर दलितों पर है, इसीलिए बीजेपी रामदास अठावले, उदित राज और पासवान के सहारे नए समीकरण साधने में लगी है, तो कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक के सहारे ही है। लेकिन दलित वोट बैंक ज्यादातर क्षेत्रीय दलों के पास है। मायावती, रामविलास पासवान की सियासी जमीन ही दलित वोट बैंक की है। देश के कुल वोट में 17% दलित है, 50% वोट क्षेत्रीय दलों के खाते में जाते हैं। बीजेपी के खाते में 12% है। ये बीजेपी को मिलने वाले कुल वोट का महज 2% है। दलित कांग्रेस के पारंपरिक वोटर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों के बाद कांग्रेस का दलित वोट बैंक भी कम होगा। इसीलिए हर कोई उनका रहनुमा होने का दावा कर रहा है। पिछले 60 साल में
जितनी सरकारें आई करने जैसे कई काम उन्होंने नहीं किए हैं, वो सब पूरा करने का मेरे नसीब में लिखा हुआ है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर 2014 में आप मुझे सहयोग देकर के दिल्ली में बिठाएंगे तो मैं मेरे परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरा बृहद परिवार है। ये दलित, ये पीड़ित, ये शोषित, ये पिछड़े, ये आदिवासी, क्योंकि मैं इन्हीं के बीच में पैदा होकर के उन्हीं के बीच में पला बड़ा हूं। ये वो लोग हैं जो इस देश को बनाते हैं, जो इस देश को खड़ा करते हैं, जो इस देश को चलाते हैं। मिस्त्री लोग, पेंटर, सिक्योरिटी गार्ड, वो व्यक्ति जिसने इसको खड़ा किया। अब आप अच्छी तरह सुन लो, कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने वाली है। आज मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब तक प्रदेश के दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति में पूर्ण रूप से सुधार नहीं आ जाता है, तब तक उत्तर प्रदेश का, हमारी पार्टी की ओर से प्रदेश का मुख्यमंत्री दलित या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित समाज का ही बनता रहेगा। देश का आखिरी आदमी दलित है, वो दलित जो आज तक दबा हुआ है। मुद्दों की मिलावट में दलित राजनीति केवल सत्ता सुख का जरिया बन गई। सरोकार की लड़ाई सोशल इंजीनियरिंग में बदल गई। दलित के फिक्रमंद दौलतमंद बन गए। इसीलिए रंज इनकी रहनुमाई से, सवाल इनकी सरपरस्ती का है। नेताओं की नियत, नीति, इनके वादे, इनके इरादे, सबकी परख हम 14 के इस चक्रव्यूह में करेंगे। चैनल 1 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट। जी नमस्कार। देश लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। पार्टियां अपने समीकरण साधने में जुट गई हैं। एजेंडे तय हो रहे हैं और नारे भी, ताकि आपको लुभा सके। आइए हमारी इस खास पेशकश 14 का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव सिंह। नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा। सवाल दिल्ली की गद्दी का है, इसलिए राजनीति के माहिर खिलाड़ी अपना हर दांव आजमाने में लगे हैं। समीकरण फिट करने के फेर में हर कोई दलितों का रहनुमा होने का दावा कर रहा है। हम अपनी इस खास पेशकश में राजनीतिक दलों के मुद्दों और उनकी मंशा की बात करेंगे। राजीव, इससे पहले कि हम आज दलित नेतृत्व पर और आज की दलित राजनीति पर चर्चा करें, उससे पहले इस देश की 65 साल की राजनीति में दलित राजनीति किस ओर चली, किसने किसका इस्तेमाल किया, कौन असली रहनुमा बना, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आजादी के बाद देश में दलितों की राजनीति कई राह से गुजरी। देश का दलित ज्यादातर अपने हित के लिए कांग्रेस से उम्मीद लगाए रहता था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने कांग्रेस से अलग दलित चेतना और हित की लड़ाई छेड़ी। हालांकि कांग्रेस के अंदर भी बाबू जगजीवन राम जैसे बड़े दलित नेता हुए, लेकिन उनका काम भी ज्यादातर पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ। बाबा साहब से पहले महान दलित विचारक ज्योतिबा फुले ने भी सामाजिक आंदोलन के जरिए दलित मुक्ति का मुद्दा उठाया और भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन और भेदभाव का खुलेआम विरोध किया। अंबेडकर के बाद उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बट गई।
बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत को बाद में कांशीराम ने आगे बढ़ाने का काम किया और इसी बीच 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी। उत्तर प्रदेश को कर्मस्थली बनाकर शुरू हुई कांशीराम की दलित हित की लड़ाई कई राज्यों में चली, लेकिन राजनीतिक ताकत नहीं बन पाई। कांशीराम के बाद मायावती की अगुवाई में दलित राजनीति यूपी से बाहर निकली जरूर, लेकिन कुछ कमाल नहीं कर पाई। अभी भी देश की दलित राजनीति ज्यादातर गैर दलितों के हाथ में ही है। हालांकि महाराष्ट्र में आरपीआई, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में बहुजन समाज पार्टी, कर्नाटक में दलित संघर्ष समिति और तमिलनाडु में पुदिया तमिलगम और दलित पैंथर की राजनीति दलितों के नेतृत्व में हुई। लेकिन अब ये तस्वीर भी बदल गई है। मौजूदा दौर में दलित राजनीति बिखरी हुई है। पासवान का पासा कुर्सी को बचाने तक रह गया। मायावती भी यूपी में सिमट कर रह गई। यूपी के दलित नेता उदित राज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र में रामदास अठावले बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। यानी दलित नेताओं ने ही दलितों को नहीं समझा। राजनीति हर जगह हावी है। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। जी, तो मसला यही है, बातचीत आज यही करेंगे। हमारे साथ मनोज वर्मा जी बने हुए हैं। दलित राजनीति किस तरफ जा रही है, दलितों को लेकर देश में क्या कुछ हो रहा है। मनोज जी, क्या लगता है ये दलित राजनीति जो हो रही है ये किस दिशा में जा रही है? देखिए राजीव, आजादी के बाद से ही दलित राजनीति, मैं कहूं तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा भारतीय राजनीति में रही है। बाबा साहब अंबेडकर से जो अधिकार की बात शुरू हुई थी, दलितों के अधिकार की, उसे बाद में चाहे बाबू जगजीवन राम हो या काशीराम जी हो, उन्होंने अपने अपने ढंग से उस दलित एजेंडे को आगे बढ़ाया और भारतीय राजनीति में एक उसको स्थान देने की कोशिश की। आज हम देख रहे हैं, जब हम 2014 के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक दलित राजनीति एक ताकतवर भारतीय राजनीति में उभर के आई है। वो चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे मायावती हो, रामदास अठावले हो, या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी को दलित वोट चाहिए। इसलिए सभी लोग दलित नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं और दलित नेता भी आ रहे हैं। जी, लेकिन जो दलित राजनीति शुरू हुई मनोज जी, ये क्या सही दिशा में चलती रही? नहीं, देखिए, वक्त के साथ सभी दलों ने अपने अपने हिसाब से दलितों के एजेंडों को उठाने की कोशिश तो की, लेकिन एक अच्छा नेतृत्व, मैं कहूं बाबा साहब अंबेडकर हो या काशीराम जी के हो या बाबू जगजीवन राम हो, उनके अलावा कोई बहुत अच्छा राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व मिल नहीं पाया। बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों को जो लामबंद करने की कोशिश की थी, बाबा साहब अंबेडकर ने जो दलितों को एक मंच पर लाने की कोशिश की थी, उस विरासत को आगे बढ़ाने में जो दलित नेता थे आजादी के बाद, वो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं वो चूके या तो बिखर गए या फिर एक मंच पे नहीं आ पाए। और उसका नतीजा यह हुआ कि देश की राजनीति दलितों के अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलित नेताओं और अलग अलग पार्टियों में विभाजित हो गई। जी, ये बैकग्राउंड दरअसल हमने इसलिए दिखाया कि देखिए इतिहास में दलित राजनीति को लेकर क्या हुआ। आमतौर पर यह माना जाता रहा है कि कांग्रेस जो है वो पारंपरिक ढंग से राजनीति करती रही है दलित की, और दलित जो है कांग्रेस से केवल उम्मीद लगाकर बैठे रहते थे। लेकिन इस परंपरा को बाबा साहब अंबेडकर ने तोड़ा। मनोज, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि जिस परंपरा को शुरू किया बाबा साहब अंबेडकर ने, उसको लेकर के जो उम्मीद कांग्रेस से पहले होती थी और जो दलित की राजनीति दलितों ने शुरू की, क्या वो उम्मीदें वास्तव में अभी तक बनी हुई है? नहीं, देखिए, अगर ऐसा होता तो अलग अलग दलितों का नेतृत्व नहीं उभरता। कांग्रेस ने हालांकि बहुत कुछ दलितों के लिए, क्योंकि आजादी के बाद कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसे सभी वर्गों का समर्थन हासिल था, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे अपर कास्ट हो और भी दूसरे वर्ग हो। लेकिन देश के साथ दलित अधिकारों की जो बात आगे उठती रही, उसके चलते अलग अलग दल भी बने, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बसपा बनी हो या महाराष्ट्र में आरपीआई बनी हो या दक्षिण में दूसरे दल बने हो या बाद में लोक जनशक्ति पार्टी बनी हो। तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि कांग्रेस आते आते, अगर हम कहें कि 2014 आते आते कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दलितों के मुद्दे पर जितना फोकस करना चाहिए था, उससे कांग्रेस उतना नहीं कर पाई। इसी का परिणाम है कि आज हमारे सामने चाहे मायावती हो, चाहे रामविलास पासवान हो या उदित राज हो, ये सब खड़े हो रहे हैं। जी, तो क्या लगता है कि क्यों बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को भुला दिया इन लोगों ने, और क्यों ये राजनीति उस दिशा में नहीं बढ़ पाई? नहीं, देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जो चाहते थे
उसे दलों ने नारों में तो बदला, लेकिन जमीन पे वो अधिकार दलितों को नहीं मिला। आरक्षण तो मिला, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि हर दलित शिक्षित हो, उसको स्वास्थ्य मिले, उसको आवास मिले और वो आर्थिक सामाजिक रूप से संपन्न हो। लेकिन आज अगर राजीव देखे तो देश के तमाम गांव ऐसे हैं, शहर ऐसे हैं, आज भी जहां हमें छुआछूत देखने को मिल जाता है। दलित आज भी अपने अधिकारों के लिए जूझ रहा है, वो रोजगार के लिए आज भी जूझ रहा है। कहीं ना कहीं गरीबी उसके सामने एक समस्या खड़ी हुई है, शिक्षा की समस्या खड़ी हुई है, स्वास्थ्य सुविधाएं उससे दूर हैं। तो आज भी मैं कह सकता हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना आजादी के सबसे पहले और बाद जो देखा था उस समय, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है शायद। तो माना जाए कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, मनोज जी जो रहनुमा थे, वही दलितों के लिए सबसे एक जो दलित की जो उम्मीदें थी, उनके जो सपने थे, उसको कुचलने में इनकी भी उतनी ही भूमिका रही, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता सुख तक सीमित रह गया। नहीं, बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे जो मुद्दे हैं दलितों से जुड़े, उनको वास्तव में उनका हक मिले। लेकिन जो दलित नेता उभर कर आए, उसमें अगर हम 2-3 नेताओं को छोड़ दें, काशीराम जी बेलगा को छोड़ दें, हम बाबू जगजीवन राम को छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं इन दलित नेताओं ने जो बाद में उभर के सामने आए, उन्होंने दलितों को एक वोट बैंक के रूप में ना खुद इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने राजनीति के इस चौसर पे उन दलित वोट बैंक को दांव पर लगा दिया, जिसका तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से उसका उपयोग किया। जे इस चुनाव में इनकी भूमिका किस हद तक देख रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं, किस दिशा में देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आजादी के बाद से ही दलित एक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। हमारे सामने उत्तर प्रदेश, जो देश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें देता है, वहां पर दलित एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार 40 लोकसभा सीटें वहां से आती हैं, दलित महत्वपूर्ण भूमिका में है। तमिलनाडु 39 सीटें आती हैं, वहां दलित महत्वपूर्ण भूमिका में है। महाराष्ट्र में दलित महत्वपूर्ण भूमिका में है, मध्य प्रदेश में दलित महत्वपूर्ण भूमिका में है। देश के तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर दलित एक मजबूत राजनीतिक भूमिका निभाते हैं। जी, ये वजह रही है। और 14 के चक्रव्यूह में हमारा बात करने का मकसद भी यही है, और हमारी जो कोशिश है वो यही है कि मुद्दों की इस राजनीति में, मुद्दों की मिलावट में जो असल मुद्दे रहे हैं, एक एक करके उनकी पड़ताल की जाए। समय के साथ दलित राजनीति भी बदली, चेहरे भी बदले, वायदे बदले, नारे बदले। गठबंधन राजनीति के दौर में दलित अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता नजर आया, तो रहनुमा बनकर दलित नेता भी उभर करके सामने आए, मसलन बीएसपी, एलजेपी, रिपब्लिकन पार्टी और कई अन्य। लेकिन दलितों के जो दर्द है वो समझने की कोशिश नहीं कर पाए। भारत में आजादी के बाद दलितों के विकास के लिए आवाज तो उठती रही, नेता भी बनते रहे, लेकिन विकास कितना हुआ ये सच सबके सामने है। आइए अब जानते हैं आधुनिक दलित नेताओं के बारे में, जो बाबा साहब अंबेडकर का नाम तो जपते हैं और दलितों का मसीहा भी बनते हैं, लेकिन इनकी राजनीति से दलितों को कितना फायदा और खुद इन्हें कितना फायदा मिला। इन लोगों का राजनीतिक सफर कहां से शुरू हुआ और अभी कहां तक पहुंचा है। सबसे पहले बात यूपी के कद्दावर नेता काशीराम जी की, जो दलितों के सबसे बड़े हितैषी बनकर सामने आए थे। काशीराम ने गरीबों दलितों को जीने की राह दिखाई। काशीराम का उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रहा। काशीराम उन लोगों में से थे जो अपना सुख आराम त्याग कर गरीबों की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर देते। जिंदगी भर अविवाहित रहकर बिना किसी लाभ के पद पर रखे हुए उन्होंने बीएसपी और दलित समाज को संगठित किया। सोशल इंजीनियरिंग का उन्होंने जो सफल मंत्र दिया वो भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। आज इसी सोशल इंजीनियरिंग के बल पर मायावती प्रदेश में अपनी राजनीति चमका रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद अब तक सबसे अधिक दिलचस्प मोड़ तब आया था जब साल 1995 में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पार्टी संस्थापक काशीराम की छाया से निकलकर जल्द कद्दावर हो जाने वाली मायावती ने उसके आने के बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक 4 बार यूपी सरकार का नेतृत्व कर चुकी है। आइए जानते हैं कैसा रहा मायावती का राजनीतिक सफर।
ये भी महज इत्तेफाक नहीं है कि मायावती के नेतृत्व में बीएसपी ने साल 2009 के लोकसभा चुनावों में 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश राज्य की 20 सीटों पर जीत हासिल की। उस समय प्रदेश में बसपा सरकार थी, जो कि साल 2007 के विधानसभा चुनावों में 30% से भी ज्यादा मतों से जीतकर चुनी गई थी। लेकिन साल 2012 के प्रदेश विधानसभा चुनावों ने मायावती और बसपा को एक करारा झटका दिया। 203 विधायकों वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी मात्र 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सरकार बनाई और अखिलेश यादव प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। मायावती के बाद बात करते हैं उस शख्स की जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। वो है एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने जल्द ही आरजेडी से गठजोड़ खत्म करके बीजेपी का दामन थामा। आइए जानते हैं कैसा रहा रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं। अपने गृह प्रदेश बिहार की चुनावी राजनीति में पासवान की दशकों से खास भूमिका रहती आई। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जरूर बड़ा झटका लगा। उनकी पार्टी इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। यहां तक कि हाजीपुर संसदीय सीट से पासवान खुद बुरी तरह हारे। बाद में वो आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मदद से किसी तरह राज्यसभा पहुंचे। पासवान ने 2000 में एलजेपी पार्टी का गठन किया था। दलित और वंचित वर्गों के बीच पासवान की पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक रहा। पासवान तमाम खूबियों के बावजूद राजनीतिक अवसरवाद के लिए भी बदनाम रहे। इसी के चलते वे केंद्र में 1979 से लेकर 2009 तक लगातार सत्ता में रहे। पासवान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी केंद्रीय मंत्री थे। 2002 में उन्होंने गुजरात के दंगों को मुद्दा बनाते हुए सरकार से इस्तीफा दे दिया था। 2004 में पासवान यूपीए के गठबंधन में बीजेपी की रीति नीति को कोसते हुए आ गए। वहीं जब पासवान 2009 में चुनाव हारे तो मंत्री बनने का मौका नहीं मिल पाया। रामविलास पासवान के बाद बारी आती है महाराष्ट्र रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र से पूर्व सांसद राम अठावले की। आइए आपको बताते हैं क्या रहा अठावले का राजनीतिक सफर। रामदास अठावले। रामदास बंधु अठावले का जन्म 25 दिसंबर 1959 में हुआ। अठावले पंढरपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नाम की राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 1998 से 99 के दौरान 12वीं लोकसभा में मुंबई उत्तर मध्य का प्रतिनिधित्व किया। अठावले ने 2011 में कांग्रेस गठबंधन छोड़ दिया था। कुल मिलाकर दलित नेताओं का खेल अब सबके सामने है। हालिया राजनीति में मुस्लिम और दलित ये दो ऐसे कार्ड हैं जिसे हर पार्टी खेलना चाहती है। भले कि उनकी मंशा उनके विकास की ना हो, पर वोट लेना सबसे जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बात उन दलितों को समझ क्यों नहीं आती जो आज के इन मौका परस्त नेताओं के चक्कर में अपना कीमती वोट इन्हें देते हैं और बदले हमेशा चले जाते हैं। सरिता गुप्ता के साथ भास्कर सिंह की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। राजीव, शायद इसकी वजह दलित वोट बैंक है, इसलिए दलित नेता चुनाव आने पर दलित एजेंडे को लेकर खासे सक्रिय हो जाते हैं। आइए पहले बिहार पे एक नजर डालते हैं। दलितों के नाम पर राजनीति देश के कई राज्यों में परंपरा की तरह होती रही है, जिससे बिहार भी अछूता नहीं रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ आंकड़े जो बिहार में दलितों की स्थिति को दर्शाते हैं। क्या है बिहार का जातिगत समीकरण, किस जाति का कितना है हिस्सा। बिहार का जातिगत समीकरण: अत्यधिक पिछड़ी जाति 21.1%, मुस्लिम 14.7%, यादव 14.4%, ब्राह्मण 5.7%, महादलित 10%, दलित 4.2%, कायस्थ 1.5%, भूमिहार 4.7%, राजपूत 5.2%, गुर्मी 5%,
बनिया 7.1%। दरअसल सभी राजनीतिक दल दलित वोट बैंक को हासिल करने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं और पासवान से गठबंधन के पीछे बीजेपी की नजर देश के कुल वोट में से दलित समाज से आने वाले 17% वोट और बिहार में दलित और महादलितों की कुल 14.2% आबादी पर है। बिहार में पासवान जाति की आबादी करीब 4% है। बीजेपी एलजेपी गठबंधन के चलते पासवान समुदाय के सबसे बड़े नेता रामविलास और बीजेपी को इस तबके के वोटों का फायदा मिल सकता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। आइए नजर डालते हैं कि 2009 के आम चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थीं और क्या है मौजूदा स्थिति। 2009 के आम चुनाव में दलों को मिली सीटें। 2009 में जेडीयू को 20 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी को 12 सीटें, आरजेडी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और निर्दलियों को 2 सीटें मिली थीं। रामविलास पासवान का इस्तेमाल बीजेपी बिहार के बाहर झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भी कर सकती है। इन दौरों में बीजेपी पासवान को दलितों के बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी ताकि दलित समाज के वोटों का एक हिस्सा उसके पास आ जाए। इस काम में उत्तर प्रदेश में दलित नेता उदित राज और महाराष्ट्र में रामदास अठावले भी बीजेपी की मदद करेंगे। बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा या फिर दलितों को कितना फायदा होगा, इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन रामविलास की डूबती नैया को बीजेपी का सहारा तो जरूर मिलता दिख रहा है। भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। जी, ऐसे इस्तेमाल होते रहे हैं दलित। ये मुझे राहजनों से गिला नहीं, ये तेरी रहबरी का सवाल है। मनोज जी, पासवान जी के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर देखा जाए, आप जैसा राजीव कह रहे हैं कि पासवान अपने हिसाब से एजेंडे तय करते, वो अपने हिसाब से दलित राजनीति को बदलते रहे हैं। कभी उनके लिए बीजेपी दलित विरोधी हो जाती है, सांप्रदायिक हो जाती है, लेकिन जब मौका आता है तो वो भी बीजेपी गले लग जाते हैं और बीजेपी भी उनको गले लगाने से नहीं चूकती है। आप उदित राज को भी लीजिए या रामदास अठावले को या पासवान को, ये वो दलित नेता हैं जो कभी बीजेपी को कोसा करते थे, लेकिन आज बीजेपी के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। जी, पासवान भूल गए दलित को अपने हित के लिए? हाँ, मैंने जैसा कहा कि पासवान अपने हिसाब से चाले चलते हैं राजनीति की। अगर उनका आप राजनीतिक इतिहास देखें तो वो समय के साथ किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो उसे जल्दी तोड़ने में देर भी नहीं लगाते हैं। हालांकि वो दलित चेहरा हैं, पर राजनीति अपने हिसाब से करते हैं। जी, राहुल गांधी कहते हैं सत्ता जहर है। जहर नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे आज के दलित नेता क्या कह रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. वेदोवास हर्बल, आपके बालों के लिए सर्वोत्तम उपहार। वेदोवास हर्बल प्रोडक्ट्स। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Welcome to the world of true engineering with Made Easy. For further information, visit www.madeeasy.in or call 011-4512-4612. Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. जब ते देश में सब ते ऊंचे मिले गन्ने के दाम रे, गुड़ के मीठा हरियाणी का
खुशहाल रे। हरियाणा में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 301 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। इसका नकद भुगतान किया जाता है। हरियाणा के शुगर मिल्स पर इस वक्त इसका कोई बकाया नहीं है। कितना बदल गया हरियाणा। 14 का चक्रव्यूह में स्वागत है आपका। सिर्फ वोट मत दीजिए। इन मुद्दों को और वोट बैंक की राजनीति करने वाले उन सब के मंसूबों को परखना दरअसल जरूरी है। चुनाव से पहले दलित वोट को लेकर राजनीतिक पार्टियां फिर से जोड़तोड़ में जुट गई हैं। जिन दलित नेताओं को कुछ समय पहले तक बीजेपी दलित विरोधी सांप्रदायिक लगती थी, उन्हें अचानक बीजेपी के नेतृत्व में ही दलित हित लगने लगा। इसके पीछे बात छोटी नहीं है, दूर तक जाएगी बात। देखिए रिपोर्ट। दो 2014 में होने वाले सियासी दंगल का मैदान तैयार है। चुनाव में जीत की इबारत लिखने के लिए सत्ता के खिलाड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जीत की सियासत के इस खेल के बीच एक और खेल जारी है, और वो खेल है दलित वोटरों को अपने पाले में लाने का खेल। इस खेल में इन दिनों राम नाम का जाप करने वाली बीजेपी सबसे आगे दिख रही है। उधर खुद को दलितों का रहनुमा बताने वाले दलित नेता, चाहे उदित राज हो, रामदास अठावले हो या फिर नुक्कड़ गली कूचों के दलित कार्यकर्ता, सपा के बॉक्स ऑफिस पर छाने के लिए थोक के भाव बिकने को तैयार बैठे हैं। 12 साल पहले सेक्युलर नाम की बंसी बजाकर बीजेपी से हाय तौबा करने वाले दलित नेता रामविलास पासवान को भी अब राम की माला जापने में कोई ऐतराज नहीं है। कभी नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक बताने वाले पासवान और उनके सुपुत्र को आजकल भगवा रंग खूब भा रहा है। एलजेपी के उत्तराधिकारी और रामविलास पासवान के चिराग की माने तो मोदी शुरू से ही उनकी पहली पसंद है। फिलहाल हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं, और जो भी अलायंस देश की तरक्की की बात करेगा, डेवलपमेंट की राह पे चलेगा, हम उस अलायंस को मजबूत करेंगे। मैं अगर अपनी पर्सनल राय रखूं तो आज से ही नहीं, बहुत समय से मेरे लिए नरेंद्र मोदी जी ही थे। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात को समझा और अपने सुझाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखे, और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कि उन्होंने हमारे और हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं के सुझाव को समझा, माना, उसकी कद्र की, उसे सम्मान दिया और इस अलायंस को चुना। उधर कभी कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ डाले सालों तक अपनी राजनीति चमकाने वाले और खुद को दलितों का मसीहा बताने वाले नेता आज मोदी में नजर आ रहे हैं। आज फिर से सालों बाद इन्हें गरीब दबे कुचले दलितों की याद आने लगी है। संविधान के इन विधाताओं की माने तो देश में अब सिर्फ एक ही पार्टी है जो सबको एक साथ लेकर चलने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी में दलित भागीदारी के लिए हम शामिल हुए हैं और देश को शक्तिशाली बनाने के लिए और बहुत सोच और विचार करके भारतीय जनता पार्टी में आज हम शामिल हुए हैं। पूरे देश का जो दलित है, आदिवासी है, उसका समर्थन हमें हासिल है। और जब तक ये दो वर्ग शामिल नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिलेगा देश के ऊपर हुकूमत करने का। अब जब तक हुकूमत नहीं होगी, बीजेपी का गरीबी दूर नहीं होगी, देश मजबूत नहीं होगा और स्ट्रांग नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा। अलग हुए थे तो जो हमारा इशू था वो इशू खत्म हो गया, और वो इशू जो है, जो सबसे बड़ा देश का संविधान है, वो संविधान के तहत कोर्ट ने फ्री कर दिया, क्लीन चिट दे दिया, तो अब हमारा कोई इशू नहीं रहा। चुनाव के परिणाम आने में अभी कुछ वक्त बाकी है। इस बचे वक्त में राजनीति के कई रंग देखने को मिल जाएंगे। साथ ही गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नेता भी सामने आ जाएंगे। कुछ तो आ चुके हैं, कुछ का आना बाकी है। इसमें दलित नेता सबसे आगे चल रहे हैं।
भले ही वो दलितों के नाम की राजनीति करते हो, लेकिन सत्ता से दूर रहना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखता है। सत्ता का आईपीएल सज चुका है और नेता बिकने को तैयार है। उन्हें भी पता है अभी भाव लग गया तो लग गया, वरना 5 साल तक कोई पूछेगा नहीं। मौका मिलते ही सत्ता की बहती गंगा में डुबकी लगाकर पवित्र हो लेना चाहते हैं। न्यूज़ डेस्क, चैनल 1 न्यूज़। राजीव, अभी तो हमने दलित नेताओं को बीजेपी के बारे में सुना, जरा आइए और भी क्या कह रहे हैं ये दलित नेता। आज के दलित नेता क्या कह रहे हैं, उनके क्या तेवर हैं, किस तरफ जा रही है दलित राजनीति देश की, सुनिए। समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उदित राज, अभी बीजेपी ज्वाइन किए। जानेंगे क्या वजह रही जो बीजेपी ज्वाइन की। सर, क्या वजह थी जो आपने आज बीजेपी ज्वाइन की है? बीजेपी को ज्वाइन करने का दो कारण हैं, प्रमुख कारण है। और एक यह है कि प्रमुख कारण है कि दलित भागीदारी, आदिवासी भागीदारी प्रत्येक क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और जो बीजेपी कर सकती है, पूर्व में ऐसा किया भी था और 10 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत को केंद्र में एक भी काम ऐसा नहीं किया। दूसरी बात है कि यह देश एक शक्तिशाली देश बने, खुशहाल देश बने, और उसके बगैर मामला आगे नहीं बनता दिखता है। तो उसके लिए भी हम लोग दलित आदिवासी को जोड़ करके नरेंद्र मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये तो हमारे साथ उदित राज जिन्होंने बताया कि देखिए नरेंद्र मोदी देश के अगले पीएम बनने वाले हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। वो डिबेट कर सकते हैं, वो सारे सबके सामने ला सकते हैं कि सिर्फ और झूठ का पुलिंदा लगा रखा है अरविंद केजरीवाल ने और देश इस समय बीजेपी को चाहता है। कैमरामैन संदीप के साथ राहुल शर्मा, दिल्ली। जी, दलित हित की बात करने वाले उदित राज अब कह रहे हैं बीजेपी ही दलितों का उद्धार कर सकती है। इस सियासत को समझिए। कांग्रेस के दलित नेता और राहुल गांधी के करीबी पीएल पुनिया क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद बाराबंकी लोकसभा से पीएल पुनिया जी हैं। पुनिया जी से हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को रुझाने के जो हथकंडे अपना रही है वो किस तरह से उसमें कामयाब होगी। पुनिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो दलितों को रुझाने के लिए हथकंडा अपनाया है, अभी उन्होंने उदित राज को जो है पार्टी में शामिल किया और रामविलास पासवान आज उनके साथ हैं, तो ये सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए है कि ये दलितों के हित की बात करते हैं, चुनाव के बाद भी करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मशहूर है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, कोई तालमेल नहीं है। इन्होंने तो वादे पहले राम मंदिर को बनाने के लिए किए थे, घोषणा पत्र में लिखा था। उन्होंने कॉमन सिविल कोड के लिए कहा कि घोषणा पत्र में रखा, और उन्होंने आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का कहा कि इसको खत्म करेंगे। लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो ये तीनों मुद्दे एक तरफ रख दिए, कहा कि इसमें कोई खास बात नहीं है। आप देखिए, कहते हैं कि करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान राम, ये आस्था है हमारी मंदिर बनाना, तो उस आस्था को भी इन्होंने ताक पर रख दिया। अब दलितों की बात आई तो दलितों का ये मनुवादी पार्टी है बेसिकली, और दलित उनके एजेंडा में कभी नहीं रहते। वो कहते हैं कि भागीदारी देंगे दलितों को, तो भागीदारी तो आज इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, अब तक तो इन्होंने भागीदारी दी नहीं, किसी भी दलित नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया, ना ही उसको आगे बढ़ने का अवसर दिया। और इनको उदित राज जी को तो पता लग जाएगा धीरे धीरे कि उनकी क्या हैसियत इसमें पार्टी में है। हम उदित राज जी से ये पूछना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है कि सत्ता में आने पर या उनके अपने विचार, मौलिक विचार, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को पास कराने के हैं या नहीं है। इसी तरह से पासवान जी यहाँ पर आ तो गए हैं, पहले एनडीए में मंत्री थे, फिर यूपीए में मंत्री हो गए, और फिर इन्होंने दाव खेला पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान में, वो यूपीए से अलग हो गए, और अलग होने के बाद क्या हैसियत हुई ये भी उनको अच्छी तरह से पता है। ये खुद हार गए, इनके पार्टी का
एक भी सांसद जीत के नहीं पहुंचा। तो आगे क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद उम्मीद इनको बहुत है, लेकिन उम्मीद उनको हाथ लगेगी नहीं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है और उसमें कोई भी सम्मान के साथ में दलित नेता नहीं रह सकता है। ये इन्होंने दिखावा किया है। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सब नाटकबाजी, ड्रामेबाजी की है और चुनाव के नतीजे आएंगे उससे पहले ही इसका पर्दाफाश हो जाएगा। टोटल अवसरवादिता, अपॉर्चुनिस्ट भारतीय जनता पार्टी है और इसमें सही राजनीति नहीं है, पूरी तरह से गलत दिशा में वो जा रहे हैं। ये हमारे साथ थे बाराबंकी से कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया जी, जो बता रहे थे कि दलित वोट सिर्फ दिखावा है भारतीय जनता पार्टी का। आज तक ना उन्होंने कभी दलितों के हित की बात की है, ना आने वाले समय में भी करेगी। बाराबंकी से दीपक निर्भय, चैनल 1। जी, तो दलितों के साथ दगाबाजी की कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल जो नेता दलितों के अलंबरदार थे, जो उनके हित की बात करते थे, और जो दलित नेता जिनको मनुवादी कहते थे, जब उनके साथ चले जाएं तो उनके साथ जुड़े हुए दलित लोग कहां जाएं? मनोज जी, क्या लगता है उदित राज ने जो किया, जिनको कल मनुवादी कहते थे, आज वही सब अच्छे हो गए? देखिए, मुझे उदित राज जी को देख के ऐसा लगता है कि एक समय उदित राज जी थे जब दलित कर्मचारियों और अधिकारियों का परिसंघ बना के उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे, और जब एनडीए की सरकार थी तो खूब धरना प्रदर्शन किया करते थे और एनडीए को और बीजेपी को दलित विरोधी, मनुवादी बताया करते थे। पिछले चुनाव में मुझे अच्छी तरह याद है कि सलमान खुर्शीद के साथ उनकी बहुत नजदीकियां थीं और वो कांग्रेस के लिए दलित वोट जुटाने में लगे हुए थे। लेकिन इस बार लग रहा है कि हवा उनको लग रही है कि बीजेपी की तरफ बह रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव बीजेपी की तरफ है। ये तो वक्त बताएगा कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेगी, हवा कितनी है, कितनी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उदित राज जैसे दलित नेताओं को लग रहा है कि भैया अगर इस बार चूक गए तो पता नहीं फिर कब जाके सत्ता की एक हमें दरवाजा देखने को मिलेगा। इसलिए उदित राज एक बार फिर से दलित एजेंडा इस बार भगवा रंग में लपेटकर सामने लाए हैं। जी, जब हम बात दलित मुद्दों की कर रहे हैं मनोज जी, तो इनके साथ जुड़े दलित कहां जाएं? क्या समझे मुझे कि उदित राज क्या कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब भी कोई दलित नेता अपना एजेंडा या अपना चेहरा, अपना चरित्र बदलता है तो उसके साथ जो समर्थक जुड़े होते हैं उनमें यह सवाल उठता है कि कल तक ये जो हमारा दलित नेता था, ये फलानी पार्टी को भला बुरा कह रहा था, आज उसी के साथ खड़ा है, उसी के लिए वोट मांग रहा है। तो यही इसी प्रकार का जो दलित नेतृत्व है वही एक बहुत बड़ा संकट दलितों के लिए बन गया है, जो उनका अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है राजनीति में या सामाजिक स्तर पर। यानी मौका मिले तो चौका मार लो, चूकने की जरूरत नहीं है। दलित राजनीति भी इसी का शिकार रही है। बिल्कुल राजीव, जब भी मौका दलित नेताओं को मिलता है तो कभी कांग्रेस के पाले में खड़े हो जाते हैं, जब आता है मौका तो बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं और दलितों का असली एजेंडा कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो ये कार्ड कितना चलेगा बीजेपी का? नहीं, ये देखिए, ये चुनाव होंगे तो समय बताएगा कि दलितों का कितना फायदा होगा। लेकिन बीजेपी भी आप देखिए, जो दलित नेता कल तक उसे मनुवादी कहते थे, उसका विरोध किया करते थे, सांप्रदायिक कहते थे, उनको चुन चुन के अपने साथ खड़ा कर रही है। दरअसल बीजेपी को भी मालूम है कि अगर दलितों को का वोट लेना है तो दलित नेताओं को साथ लेना ही होगा। बड़ी गजब राजनीति है, इसी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस 14 के चक्रव्यूह में बहुत कई अच्छी बातें मनोज जी जो आपने कही, उसको आगे बढ़ाना जरूरी है, उस पर बातचीत हम करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए चिराग पासवान और जेडीयू नेता अली अनवर का क्या कहना है, सुनिए जरा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन चिराग पासवान। चिराग, मेरा सवाल ये है कि अब आपका गठबंधन हो गया है, मुद्दों के आधार पर गठबंधन है, आपका कहना है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि एक समय में जो आरोप लगते रहे हैं कि मुस्लिमों को लोग वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी की नज़र कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक पर है, इसलिए एलजेपी के साथ गठबंधन हुआ? देखिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं है यहाँ पे। हकीकत इतनी है कि ये एक बहुत स्ट्रांगली जिस बात को मैं बोलता रहा हूँ कि एक इशू बेस्ड अलायंस है, मुद्दों के आधार पर हमारा ये अलायंस है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार उन्होंने संघर्ष किया है माइनॉरिटीज़ के लिए, दलितों के लिए, और ये संघर्ष उनका इस गठबंधन में भी जारी रहेगा। इस एक चेक एंड बैलेंस की तौर पे है कि कभी भी कोई भी ऐसा अहित माइनॉरिटीज़ और दलितों के साथ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। पहले एनडीए, यूपीए और फिर एनडीए, मुद्दों के आधार पर हमेशा जो बदलाव होते रहे हैं, इस बार भी अगर मुद्दे बदलते हैं तो फिर कहाँ? देखिए, फिलहाल हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं और जो भी अलायंस देश की तरक्की की बात करेगा, डेवलपमेंट की राह पे चलेगा, हम उस अलायंस को मजबूत करेंगे। आखिरी सवाल, एनडीए का हिस्सा है नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी, अब पसंद कौन है?
देखिए, मैं अगर अपनी पर्सनल राय रखूं तो आज से ही नहीं, बहुत समय से मेरे लिए नरेंद्र मोदी जी ही थे। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात को समझा और अपने सुझाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखे, और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कि उन्होंने हमारे और हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं के सुझाव को समझा, माना, उसकी कद्र की, उसे सम्मान दिया और इस अलायंस को चुना। चिराग पासवान जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो गठबंधन हुआ है मुद्दों के आधार पर हुआ है और अगर ये गठबंधन आने वाले समय में जारी रहना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक चौबे के साथ जितेश मिश्रा, चैनल 1 दिल्ली। हाल ही में बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन हुआ है, आखिर इस गठबंधन का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता अली अनवर साहब। सर, कभी दुश्मन हुआ करते थे, जिन मोदी के नाम पर कभी वो पार्टी छोड़कर चले गए थे, जिन मोदी को पानी पी पी कर कोसते थे, आज उनके साथ गठबंधन हुआ है, क्या कहेंगे सर? अब तो इसका जवाब वही देंगे कि 27 तारीख को शामिल हुए गठबंधन में और उसी 27 तारीख को 2002 में गुजरात दंगा फैला, उसी को मुद्दा बना करके और उन्होंने इस्तीफा किया और फिर जा करके तो नरेंद्र मोदी जी के को प्रधानमंत्री अब बनाने लगे। तो ये बात उनको समझनी चाहिए, उनकी जो साख है वो खत्म हुई है। पॉलिटिकल एक तरह से कहिए उनका क्षणिक तो फायदा भले हो जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन उनको नुकसान होगा। वो तो दोषी हैं, हम इसको कांग्रेस और आरजेडी को भी इसके लिए दोषी मानते हैं। बीजेपी और एलजेपी का जो गठबंधन हुआ है, कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं कि इसका बीजेपी और एलजेपी को बुरी तरीके से फायदा होगा, कहीं ना कहीं इसका नुकसान है वो जेडीयू को उठाना पड़ सकता है। देखिए, हम लोगों को अगर ये तीनों रहते, कांग्रेस, एलजेपी और आरजेडी, तो थोड़ा सा ये ऐसा लगता कि थोड़ा मुस्लिम वोट पर असर पड़ता। अब तो वो भी नहीं असर पड़ेगा। तो हम लोगों की लड़ाई सीधे बीजेपी से है। हाँ, और हम लोगों के लिए तो कंफर्टेबल है, लेकिन उनकी साख गिरी है, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है। हाँ, लेकिन अब मान लीजिए दलित वोट कितना बीजेपी को ट्रांसफर कराएंगे। अली अनवर साहब जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक घटनाक्रम है, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, दलों की जो अदला बदली है वो भी होती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू है वो पूरी तरीके से मजबूत है। जेडीयू एक उसूल के लिए लड़ रही है और ये लड़ाई आने वाले समय में जारी रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक चौबे के साथ जितेश मिश्रा, चैनल 1 दिल्ली। नहीं, ये सिर्फ मुद्दों की बात नहीं है, ये मंशा की भी बात है। अगर रामविलास पासवान बीजेपी में जाते हैं तो दलित राजनीति करने वाले रामविलास पासवान के साथ उस 14% दलित और महादलितों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं जिनके हकों और हुकूक की बात वो करते रहे हैं। मनोज जी, आज तक क्या मिला दलितों को? देखिए राजीव, उससे पहले कहूं, मुझे लगता है कि रामविलास पासवान जी को दलितों से ज्यादा अपने राजनीतिक भविष्य, अपने परिवार के राजनीतिक भविष्य की चिंता भी है। वो एक राजनीतिक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर इस बार चूक गए तो पता नहीं वो कहां जाएंगे और चिराग पासवान कहां जाएंगे और उनकी दलित सेना कहां जाएगी। जहां तक आपने मुद्दों की बात कहा तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो लड़ाई शुरू की थी, कुछ तो मिला दलितों को, लेकिन उतना नहीं मिला जिसकी उम्मीद और जिसके सपने इन दलित नेताओं ने दलित समुदाय को, दलितों को दिखाए थे। आप देखिए, आज सरकारी पद खाली पड़े हैं, सरकारी विभागों में अभी भी लोग दलितों के एजेंडे जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जो पैसा केंद्र से जाता है वो दलित योजनाओं में पूरी तरह लगता नहीं है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और उनकी सामाजिक उन्नति की बात हो। आज भी आप देखिए खबरें इस तरह की आती हैं कि दलितों के साथ भेदभाव हुआ, आर्थिक स्तर पर पिछड़ापन उनके साथ अभी भी है। इस तरह के मुद्दे हैं जो मैं कह सकता हूं कि दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन उनके बुनियादी मुद्दों को किसी भी दलित नेता ने ईमानदारी से समाधान करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ हाथी लगाने से दलितों का भला नहीं होगा,
सिर्फ बीजेपी को वाहवाह करने से या अपना चेहरा बनाने से दलितों का भला नहीं होने वाला। जी, यही हाल यूपी में मायावती का भी रहा। मनोज जी, मायावती जी ने बाद में सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर दी, जिसके खिलाफ वो बोलती थी, बाद में वही कहने लगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। ये तो ये वही मंशा है ना। बिल्कुल, देखिए मायावती को जब भी मौका मिला तो उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया, और वही मायावती आज बीजेपी को सांप्रदायिक कहती है। वो कहती है मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगी। ये देखिए दलित राजनीति की विडंबना है कि दलित नेता पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। वो चुनाव और राजनीति के हिसाब से अपना एजेंडा, अपना चेहरा बदल लेते हैं, बहुत चालाकी से बदल लेते हैं, जिसे दलित समाज समझेगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में अपना एक न्याय देगा। जी ठीक है, जो जिनसे उम्मीदें नहीं थी वो उन्होंने तो गलत किया, लेकिन रामदास अठावले की बात करें, उदित राज की बात करें, मायावती की बात करें, रामविलास पासवान की बात करें, मनोज जी इनका हिसाब किताब कौन करेगा? कैसे होगा? जनता कैसे समझेगी? वो दलित वोटर कैसे समझेंगे? देखिए ये वजह कि 2009 में रामविलास पासवान को बड़ा झटका लगा बिहार की राजनीति में, और पिछला विधानसभा चुनाव था, मायावती को झटका लगा, रामदास अठावले को महाराष्ट्र में जैसे तैसे बीजेपी के कारण राज्यसभा मिली। आप ये देख सकते हैं कि दलित नेता भी कहीं ना कहीं अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, पब्लिक जानती है, हिसाब सबका होगा, चुनाव आ रहा है। लेकिन सुनिए, उससे पहले दलित चिंतक हंसराज सुमन की एक अलग राय है इस पर, जरा सुन लेते हैं क्या कहना है हंसराज सुमन का। सुनिए। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियों में जाति को लेकर, धर्म को लेकर जो उठापटक है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि मुस्लिमों को तमाम पार्टियां वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एक और समाज है, एक और समुदाय है जिसके साथ ही बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो है दलित समाज। इस लोकसभा चुनाव में अभी तमाम तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां दलितों को रिझाने के लिए तमाम तरीके से कोशिश कर रही हैं। क्या दलित समुदाय भी मुस्लिम वोट बैंक की तरह एक वोट बैंक बनकर रह गया है? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अरविंदो कॉलेज में प्रोफेसर हंसराज सुमन साहब। सर, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से हम देखते हैं एक हमेशा से सिर्फ मुस्लिम समुदाय को लोग वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन एक और समुदाय है दलित समुदाय, आप जानकार रहे हैं इस पूरी राजनीतिक समीकरणों के, क्या लगता है सर ये आखिर क्यों हर बार चुनाव के समय ऐसा आकर हो जाता है? हाँ देखिए, कोई भी पार्टी है वो जब जब चुनाव आते हैं 5 साल से पहले दलित कभी भी याद नहीं आते हैं। जैसे ही चुनाव आने लगते हैं दलित जो है उनको नजर आते हैं, और सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया गया है दलितों का वो कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, क्योंकि दलित के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह हमारे साथ है। उनको इस तरह के चुनावी लुभावने नारे दिए जाते हैं जिसके कारण जो है वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। सर ये बात मानते हैं, लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस शुरू से आपने बताया कि हम अगर इतिहास उठाकर देखें तो दलित समुदाय का इस्तेमाल वोट बैंक के जरिए करती रही है। इस बार लोकसभा चुनाव है तो हमने देखा बीजेपी की तरफ से भी उदित राज को शामिल किया गया, रामविलास पासवान से गठबंधन किया गया, वो रामविलास पासवान जो हमेशा बीजेपी को पानी पी पी कर अगर हम बात करें तो कोसते थे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं उनका रुख अब ऐसा लगता है कि दलित समुदाय है, इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करो, चुनाव नजदीक। हाँ देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। इससे पहले जो है दलितों का इस्तेमाल मान्यवर काशीराम ने भी किया और मायावती ने भी किया, और इस 14वें लोकसभा में जो जिस तरह से दलितों को एक साथ जोड़ने का तमाम पार्टियां कर रही हैं, जैसे आपने उदित राज जी का नाम लिया, उदित राज जी कुछ साल पहले जो है खूब गालियां देते थे भारतीय जनता पार्टी को, और अभी शामिल हो गए हैं। वो इसलिए शामिल हुए हैं, मैं भी बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि आ ही गया हूं। उसका कारण यह है कि जो इस बार नरेंद्र मोदी जी ने जो एजेंडा लेकर के आ रहे हैं, दलितों को और पिछड़ों को साथ लेकर के एक जमीन से उठा हुआ जो है प्रधानमंत्री जो है इस देश में आने वाला है, जो अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। और पार्टी, न केवल पार्टी बल्कि नरेंद्र मोदी ने उन तमाम मुद्दों को उठाया है जो दलितों से, वंचितों से, आदिवासियों से जुड़े हुए हैं, और ये कहा है कि एक ऐसे परिवार का व्यक्ति जो निचले स्तर का है वो भी जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति। तो क्यों ना जो है इस बार जो है दलित पिछड़ों का रुझान जो है वो मोदी जी की तरफ। इस बात की गारंटी ये थे हंसराज सुमन जी कि इनका कहना है कि चुनावी दौर में तमाम दलित नेता उभर कर तो आते हैं, लेकिन असली वही है जो चुनाव के बाद भी जमीनी हकीकत से रूबरू रहे। कैमरा पर्सन दीपक चौबे के साथ अजितेश मिश्रा, चैनल 1 दिल्ली। मनोज जी, इतने के बाद भी दलित वोटर जो हैं उनका मूड क्या कह रहा है, वोट किधर जा रहा है, वो क्या इनका हिसाब किताब करेंगे?
बिल्कुल आने वाले चुनाव में दलित अपना जरूर हिसाब किताब इसका करेंगे। हम ये नहीं कह सकते आज बीजेपी के साथ पासवान, उदित राज और अठावले खड़े हैं तो सारा वोट बीजेपी को मिल जाएगा। देखिए, मायावती को दलित राजनीति से आला करके नहीं देख सकते। दलितों की वो, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में तो असली नेता ही हैं। देश के दलित जो हैं वो मायावती की तरफ राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं। कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं अपना एक परंपरागत वोट बैंक दलितों में रहा है। तो कुल मिलाकर दलित राजनीति को लेकर एक कड़ा मुकाबला हमें लोकसभा में देखने को मिलेगा। चलिए देखेंगे, परखेंगे अगले शनिवार को एक नए मुद्दे के साथ। कवि अदम गोंडवी ने कहा है कि जिनके हाथ में छाले, पैरों में बेवाई है, उन्हीं के दम पे रौनक आपके बंगले में आई है। भूलिए मत, हिसाब किताब सबका होगा। 14 के चक्रव्यूह में आज फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे फिर नए मुद्दे के साथ और नेताओं की नीति नियति दोनों को परखेंगे। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।